आज बहुत बहुत नई चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़ जो आपको कई सालों से लोग बताते रहे हैं और वो गलत है आपके रिलेशनशिप के लिए और आप करते रहे हैं। मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, शेयरिंग योर फीलिंग्स कैन डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप। कि अगर आप अपनी फीलिंग्स अपने लव्ड वन से, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से शेयर करते हैं तो आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकता है। इमोशनल डंपिंग इज़ नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप किसी के साथ अपने इमोशंस शेयर करते हैं तो उसको एक टर्म दिया गया है, नाम दिया गया है। उसको बोलते हैं इमोशनल डंपिंग। और अगर आप इमोशनल डंपिंग कर रहे हैं, मतलब अपने इमोशंस किसी और के ऊपर उड़ेल रहे हैं, तो ये कोई इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। ये चीज़ इंटरनेट पे कई महीनों से, कई सालों से चल रही है कि अपनी फीलिंग्स शेयर क्यों नहीं करते तुम। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता है कि अपने जो फीलिंग्स है कैसे शेयर करना है। ये गलती मैंने भी की थी। चेन्नई में था, मेरा एक कलीग था डॉक्टर, उसको मैंने बताया मैं तो अपनी वाइफ से सब कुछ शेयर करता हूँ। मैंने उसको मतलब इंस्पायर कर दिया। अगले दिन वो गया, अपनी गर्लफ्रेंड से सब कुछ शेयर किया। थर्ड डे उसका ब्रेकअप हो गया। बाद में मैंने उसको कन्विंस कर दिया कि अच्छा ही था, तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला ही था। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस चीज़ को आप इमोशनल ओपननेस बोलते हैं कि मेरे अंदर की जो बातें हैं मैं शेयर कर देता हूँ, ये इमोशनल ओपननेस नहीं है, ये डंपिंग है। आप लोग भी रोज़ आपस में बातचीत करते होंगे, कोई ना कोई आपसे अपने इमोशन शेयर करता होगा, आप किसी को अपना इमोशनल डस्टबिन बना के रखे होंगे। तो इमोशन शेयर करना गलत नहीं है, खराब नहीं है, लेकिन दिक्कत है अनमैनेज्ड इमोशंस बिकम साइकोलॉजिकल बर्डन। अगर आपने इमोशंस को सही तरीके से, मैनेज्ड तरीके से शेयर नहीं किया, तब वो आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी एक बर्डन हो जाता है। द ब्रूटल ट्रूथ नोबडी वांट्स टू से, एक बहुत खतरनाक सच है जो लोगों को पता नहीं है या लोग भूलना नहीं चाहते। कुछ दिन पहले मैंने किसी से पूछा था कि शादी क्यों करना चाहिए, तो उन्होंने बताया था कंपेनियनशिप। कोई जानता नहीं है या शायद किसी को पता नहीं है कि आपका पार्टनर कोई साइकोथेरेपिस्ट नहीं है। वो अनलिमिटेड इमोशनल केओस एब्जॉर्व करने के लिए नहीं बना हुआ है। हाँ, मेरी वाइफ मुझसे बात कर सकती है बिकॉज मैं एक ज़िनोगी हूँ। मैंने पिछले 20 सालों से इमोशनल रेगुलेशन को पढ़ा है और सिखाया है। लेकिन अगर आप यही चीज़ अपने पार्टनर के साथ करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रखिएगा, वो इंसान ना तो थेरेपिस्ट है, ना आपका इमोशनल गार्बेज प्रोसेसर है, ना ही तो आपका एंग्जाइटी रेगुलेटर है, और ना ही तो आपका डिप्रेशन स्टेबलाइजर है। इसलिए आपको सबसे बात करके या सबको आपसे बात करके अच्छा लगता भी नहीं है। आप केवल एक, क्या बोलते हैं उसको, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो। एक आदमी हो जाता है इमोशनली अनस्टेबल, वो परेशान है, उसको आता नहीं अपने इमोशंस को मैनेज करना। और दूसरा हो जाता है क्रचेस, जब भी परेशान है आपके पास आएगा, आप उसके इमोशनल केयर टेकर होगे। और जो आदमी आपको यूज़ करता है, धीमे धीमे आप उसको पसंद नहीं करते, तो आपके और उसके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है। और सामने वाला पहले आपको सेफ फील कराता है, धीमे धीमे उसका भी आपको इंटरेस्ट नहीं है हेल्प करने में, तो आपकी अंदर से इमोशनल सेफ्टी कम हो जाती है। एग्जॉशन इंक्रीजेस, दोनों के लिए थकावट बढ़ जाती है। रिसेंटमेंट बिल्ड्स, और दोनों के बीच में एक तरह का गुस्सा, रिसेंटमेंट बढ़ जाता है। ये आप देखेंगे टिपिकली आज 90% हस्बैंड वाइफ्स में, 10-20 साल पुरानी रिलेशनशिप, और ऐसे हस्बैंड वाइफ को जो आप देखते होंगे तो आप लोग लगता नहीं यार मुझे शादी नहीं चाहिए। इसलिए अगर कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है तो लोगों को लगता है यार ये तो एक्सीडेंट है, ये तो किस्मत से है। डिफॉल्ट क्या है, एक आदमी दूसरे को यूज़ कर रहा है, या तो पापा मम्मी को या तो वाइस वर्सा। ये शादियों में होता है, ये डेटिंग में होता है, और ये साइलेंटली होता है, किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वही आपकी वाइफ और आपका हस्बैंड है, और किससे शेयर करोगे आप। और ज़्यादातर कपल्स को पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, क्यों हम एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं इतने सालों में। नेक्स्ट पार्ट है इमोशनल शेयरिंग वर्सेस इमोशनल डंपिंग। इमोशनल शेयरिंग और इमोशनल डंपिंग दोनों एक चीज़ नहीं होती। इमोशनल शेयरिंग क्या होती है? दिस मीन्स अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलेशन, क्लैरिटी। ये 4 शब्द लिख लीजिए और अपने आप को बताइए इनके बारे में कुछ नहीं जानता हूं मैं। थियरी थोड़ा सीख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल इसको खोजिए। अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलेशन, क्लैरिटी। एग्जाम्पल, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या वाइफ या हस्बैंड आपसे बोलता है कि मैं अभी रिसेंटली ना इनसिक्योर फील कर रही हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है, और मैं सोच रही थी कि मैं इसको ऑनेस्टली तुम्हारे साथ शेयर करूँ। बेसिकली आप इनसिक्योर हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटी को बहुत ईमानदारी से सामने शेयर कर रहे हैं। ये एक समझदारी है। वो चिल्ला नहीं रहा है आपके ऊपर, वो डांट नहीं रहा है आपसे, वो अंदर में पहले जो फीलिंग थी इनसिक्योरिटी की उसको प्रोसेस करके एक नाम दिया,
जैसे हम लोग बोलते हैं ज़िंदगी में, मैं लो फील कर रहा हूँ। आप ये नहीं कहते हैं, यार मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आप उसको प्रोसेस करते हैं, पहले अवेयर होते हैं ये क्या है, चाहे कुछ भी नाम दे दीजिए, आप उसको लो बोलिए, इनसिक्योरिटी बोलिए, अलोननेस बोलिए, जो भी बोलिए, बट उसको प्रोसेस करके फिर आप शेयर कर रहे हैं। एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पैकेज करके आप दे रहे हैं। अब इमोशनल डंपिंग क्या होता है सुनिए। इसका मतलब है इमोशनल फ्लडिंग, डिपेंडेंसी, अनकंट्रोल्ड नेगेटिविटी, मेकिंग योर इमोशनल स्टेट द अदर पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है घर में, मेरे साथ, आपके साथ, एक दूसरे के साथ में। इसमें आप क्या करते हैं, जब इमोशन आया तो बहुत ज़ोर से बाहर निकला, एक तरह से बाढ़ आ जाती है पूरे घर में। दिन भर या 2 दिन या 4 दिन तक वही चल रहा है घर में, खाना नहीं बन रहा है, लड़ाई चल रही है। और इसमें तब तक शांत नहीं होता जब तक पड़ोस वाले ताऊ जी आकर के उसको कंट्रोल न कर लें। और इसमें घर में, फैमिली में अनकंट्रोल्ड नेगेटिविटी चलती है, मेकिंग योर इमोशनल स्टेट द अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपकी मम्मी या पापा जो नाराज़ हैं, किसकी गलती है वो? पड़ोस, मतलब पापा की या मम्मी की, मतलब जिसको दिक्कत हो रही है उसका ऑपोजिट आदमी। एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट वेंटिंग। अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है तो आपके यहाँ देखेंगे किसी एक मुद्दे पर 20 साल से, 10 साल से वही बातें चल रही है। एक बोलता है, दूसरा छिड़ता है। रिपीटेड रीअश्योरेंस सीकिंग, और बार बार बोलेगा कि सुनो, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे ये करके दोगे, मतलब जो भी चीज़ के बारे में उनकी लड़ाई चल रही है। इमोशनल स्पाइरल्स, और आप मूड देखेंगे कि पहले शुरू में कम था, फिर बातचीत होते हुए तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, फिर धीमे धीमे कम होगा और ऐसे एक अटैक की तरह चलता है। अनलोडिंग फियर एवरी डे, और आप देखेंगे कि हल्का सा भी डर आया किसी वजह से, एक आदमी को इमोशनल फियर आया, उसको चाहिए कहाँ गुस्सा निकाल दूँ। बचपन में इस चीज़ की जिम्मेदारी बच्चों की होती थी। मम्मी को या पापा को किसी को गुस्सा आया तो 4-5 झापड़ पीछे पड़ गया। अगर मैं डरा हूँ, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, जाके सुधार दूँ। टीचर्स के साथ भी होता था। हम लोग एक स्कूल खोले थे, तो कोई गांव में था, जो भी पेरेंट्स हमारे स्कूल के बाहर से गुजरते थे, किसी टीचर को देख लिया, तो मास्टर साहब ठीक से पढ़ाते हो नहीं हमारे बच्चों को? ऐसे ही चलते फिरते डांट देते थे टीचरों को। हम लोग बोलते थे कि भैया आकर देख लो, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। नहीं, बस हम चेक करने आए, ठीक से पढ़ा रहे को नहीं पढ़ा रहे। घर में लड़ाई हुई तो आकर किसी के साथ भी आप अपना गुस्सा निकाल लो। अनलोडिंग फियर एवरी डे, ट्रांसफरिंग एंग्जाइटी ऑन टू पार्टनर। अब एक आदमी है, उसको करियर की एंग्जाइटी है, उसको लुक्स की एंग्जाइटी है, उसको लगता है कि वो मोटा है, पतला है, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, या जो चीज़ उसने करियर के बारे में सोचा था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो उस एंग्जाइटी को अंदर में प्रोसेस करने के बजाय सामने ट्रांसफ़र कर दो। जब आप इस तरह से अपनी स्टेट को बाहर निकालते हैं तो ये एक इमोशनल फटीग इसको बोलते हैं। आप इमोशनली थक जाते हैं, लेकिन इसको इंटरनेट पे क्या नाम दिया गया है? इमोशनली ओपन। हम तो अपनी चीज़ें छुपाते नहीं, शेयर करते हैं। अब सबसे बड़ा इंसाइट, रिसर्च कहता है कि इमोशनली ओपन होना आपके रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है, लेकिन हर एक सिचुएशन में नहीं। कौन कौन सी जगह पर आपको नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए? जब आपके अंदर में सोशल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे केस में वो बच्ची जो इस समय बाहर गई है, सोशल एंग्जाइटी कैसे मालूम पड़ता है एक आदमी के अंदर है? वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटरनेट पे दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूँ। अंदर में फीलिंग आ रही है एंग्जाइटी, तो बाहर दिखा रहा है। डिप्रेशन इज प्रेजेंट। अगर कोई आदमी बहुत मूड स्विंग हो रहा है, कभी बहुत लो, कभी बहुत हाई, उसको डिप्रेशन के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए अपनी इमोशंस। इमोशनल स्टेबिलिटी इज हाई। अगर कोई आदमी इमोशनली बहुत इनस्टेबल है, उसको भी ऐसे ही किसी और के ऊपर डंप नहीं करना चाहिए अपनी इमोशंस। एंड रेगुलेशन इज लो। अगर कोई अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, मतलब अपने माइंड में उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जो हम जिनोगा में और जेरेमाई में सिखाते हैं, तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर आपने डंपिंग की तो सामने वाला इतना थक जाएगा कि आपका रिश्ता धीमे धीमे क्रैक हो जाएगा। मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ डिवोर्सेस। एक आदमी यूज होता है, एक आदमी यूज करता है और वो थका देता है, इसलिए कुछ सालों बाद दूसरा बोलता है बस हो गया, अब और झेल नहीं सकता हूं मैं। एक को चाहिए, अरे तू मुझे क्यों छोड़ के जा रही है, मुझे तो अच्छा लग रहा था, मैं तेरे साथ ओपन था, शेयर कर रहा था, लेकिन वो नहीं झेल पा रहा है तुम्हारा ओपननेस। आप किसी से अपने इमोशंस शेयर करते हैं। बड़ी मम्मी और मैं बहुत बात करते हैं। इनफैक्ट अगर बड़ी मम्मी कभी कोई डरावना सपना देखती हैं, अजीबोगरीब सपना देखती हैं, तो वो भी शेयर करती हैं, लेकिन वो है कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस। बहुत सोच समझ करके अपनी इमोशंस को पहले प्रोसेस करती हैं, फिर शेयर करती हैं। लेकिन आमतौर पे जो सब लोग करते हैं, जिनके रिलेशनशिप टूटते हैं, वो है ट्रांसफरिंग इमोशनल बर्डन।
जो मैंने गलत फील किया तुम्हारी वजह से फील किया, वो आप ट्रांसफर कर देते हैं। द हिडन केयर गिवर ट्रैप। अगर आप जिनोगी नहीं है, आपने अपने माइंड में अपने ब्रेन को रेगुलेट करना, जिसको कृष्ण कहते हैं अर्जुन से गीता में, कि तुम्हें योगी बनना होगा। आप लोगों को लगता होगा ये लग्जरी वाली चीज़ है, किसी और के लिए, हमारे लिए नहीं। तीनों गुण आपके ब्रेन में है। आपके ही ब्रेन में ई सेंटर है, जिसको आई सेंटर को रेगुलेट कराना आपको सिखाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप एक ट्रैप में फंसेंगे, शादी करके या रिलेशनशिप में जा करके। ये आज की डेट में जहां भी आप लड़ाई देखें, ये समझ लीजिए कि एक पार्टनर दूसरे का साइलेंट नर्वस सिस्टम हो गया। अब खाना खाते हैं तो नींद आती है। क्यों आती है? बॉडी काम करेगी पचाने के लिए। क्योंकि सारा ब्लड ब्रेन ने दे दिया है पेट को, पहले खाना पचा लो। आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपको आराम करने का मन करता है, क्योंकि पूरा बॉडी अब काम कर रहा है बीमारी को ठीक करने के लिए। अब दो लोगों ने शादी कर लिया, एक है बीमार, दूसरा है उसका केयर गिवर, मतलब इमोशनल केयर गिवर। अब दो लोगों का रिश्ता क्या हो गया है? इमोशनल मैनेजमेंट सिस्टम, ना कि रियल डीप कनेक्शन। आप देखेंगे जिन पार्टनर्स को देख करके आपको लगेगा ऐसा नहीं बनना है, उनके बीच में जब बात होती है तो यही चार चीज होती है। कामिंग, एक दूसरे को शांत करा रहा है। रेस्क्यूइंग, अरे तो परेशान मत हो, मैं हूं ना। रेस्क्यू करता रहेगा, उसके लिए गिफ्ट ला रहा है, उसके लिए बातें कर रहा है, घंटों घंटों नींद आ रही है फिर भी बोल नहीं पा रहा है, नींद नहीं है, उसको बस सुनना है सुनना है। स्टेबलाइजिंग, डिस्टर्ब हो गई है, जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप उसके बॉयफ्रेंड या पति हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ये हो रहा है तो आपका उसका रिश्ता टूट रहा है ऑलरेडी। आप एक ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसका पिलर बहुत कमजोर है। आपको बेसिकली पहले अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना होगा, और अपनी वाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को सिखाना होगा कि देखो भैया, मैं कचरे का डब्बा नहीं हूं। हाँ, तो मुझे कम्युनिकेट करो, लेकिन पहले प्रोसेस करो। आप उसको खाना खिलाएं, वो आपको खाना खिलाए, अच्छी बात है, लेकिन आप उसके ऊपर उल्टी करें, वो आपके ऊपर उल्टी करे तो दिक्कत हो जाएगी ना। वो नहीं होना चाहिए। और फिर धीमे धीमे यही हो जाता है कि दूसरा वाला जो पार्टनर था उसको लगेगा मैं ट्रैप्ड हूं, मैं थक गया हूं, जब भी तुमसे बात करता हूं मैं थक जाता हूं। और इमोशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर एडल्ट, उसको लगता है कि एक तो बच्चा था मेरा, एक ये भी आदमी मिल गया, इसको भी मैं बच्चे की तरह संभालूं। और इसकी वजह से जो प्यार होता है, अट्रैक्शन, वो मर जाता है। देखिए, अगर मैं अपनी वल्नरेबिलिटी अपनी वाइफ से शेयर करता हूं तो मुझे सपोर्ट करेगी। वल्नरेबिलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। इनफैक्ट जब आप किसी को अपने दिल की बात बताते हैं कि मैं कमजोर फील कर रहा हूं, मैं डरा हुआ फील कर रहा हूं, तो बहुत सेक्सी लगता है वो, क्योंकि आप किसी के सामने ओपन हो रहे हो। लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना होगा। एक तो होता है कि मैं वल्नरेबल फील कर रहा हूं, एक होता है मैं कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में, आज मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के। अरे नहीं नहीं मत जाओ ना। नहीं, मैं जाऊंगा, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? वो कौन सा गाना था? प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे। अब चले वो आपको लस्सी बना बना कर, शहद घोल घोल कर पिलाते रहे, नहीं तो बहुत अच्छे हो, झूठ बोलना पड़ेगा। तुमसे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है जो जरा सा बाप से डांट खा करके, मम्मी से कुछ बहस हो गई, घर छोड़ के जाना चाहता है। अब मैं चलो तुमको झूठ बोलूं कि तुम बहुत लायक हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ग्रो करोगे। इस कंडीशन में तुम कुछ नहीं ग्रो करोगे। तो ये है इमोशनल एंड ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों मरता है? क्योंकि अगर आपको किसी आदमी को क्रॉनिकली अपने ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट बना दिया है तो वो बहुत अच्छा नहीं होता। आप उसके साथ बातचीत करने में एंजॉय नहीं करते। दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। आप आसपास में देखिए, ज्यादातर लोग जब परेशान होते हैं तो करते क्या है, किसी युग को पकड़ते हैं कि भाई डंपिंग कर दो। खास तौर से जब उनको अकेलापन फील होता है, एंग्शियस फील होता है, मुझे भी फील होता है बाय द वे, रिजेक्शंस मिलते हैं, काम में रुकावट फील होती है, कंपैरिजन होता है, जिस काम को मैं करके 500 रुपये कमा रहा हूँ, बगल वाला 5 लाख कमा रहा है, गुस्सा आ रहा है। लेकिन वो गुस्सा बाहर नहीं है। गुस्सा क्या है? नॉट एबल टू रेगुलेट योर ओन इमोशंस। तो इसका सोल्यूशन क्या करते हैं लोग? पकड़ो किसी को, उसके ऊपर लीक कर दो अपने इमोशंस। कैसे करते हैं? सबसे टिपिकल आज की डेट में तो फ्री हो गया है, टेक्सटिंग। जो भी मन में आया टेक्स्ट 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 टेक्स्ट। कॉलिंग, तो मेरा फोन क्यों उठा रहा है? जिस समय आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 10 सेकंड में 10 कॉल करे, उसका फोन मत उठाइए, क्योंकि आप साइकोथेरेपिस्ट नहीं हैं। इमोशनल रिएक्शंस, पैसिव एग्रेशन, जब कोई आदमी आपको गुस्सा दिखाए, कितना भी आपका प्रेमी प्रेमिका हो, वो हैबिट मत डेवलप कराइए। ओवर शेयरिंग, कांस्टेंट नीड फॉर वैलिडेशन। अगर आपको लगता है कि मैं उसकी तारीफ कर दूंगा तो उसको अच्छा लग जाएगा, उसको बार बार आपसे कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए, तो ये
मत करिए। यही लोग करते हैं डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए। आप एक तरह से उसके लिए सिगरेट बन गए हैं। ये मैच्योरिटी नहीं है। टेक्स्ट करना परेशान होकर के, फ़ोन करना बात करने के लिए, अरे मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी इसलिए तुमसे बात करना चाहती थी, ये इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। क्या है? मैं अंदर से डिस्टर्ब्ड हूँ, अब मुझे बाहर से कोई आदमी चाहिए जो पकड़ के रेगुलेट करे। दौरा पड़ गया मुझे, अब तुम मुझे दौरे को पकड़ो और संभालो। अगर आप ऐसे हैं और आप ग्रो होना चाहते हैं, आमतौर पे आजकल नया फैशन चला है इंटरनेट पर, क्या करता हूँ मैं जब परेशान होता हूँ? मेडिटेशन करता हूँ। एक भाई साहब ने बताया कि मैं 10 नहीं 1 घंटे मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन 2-4-5 मिनट बाद नींद आ जाती है। मैंने कहा सो जाओ। नहीं, नहीं हम तो मेडिटेशन कर देंगे। स्पिरिचुअलिटी विदाउट इमोशनल मास्टरी बिकम्स एस्केप। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं बिना अपने इमोशनल मास्टरी के, तो ये एक तरह का छलावा है। ऐसे लोग घुस जाते हैं, पतंजलि में ये कहा गया है, आचार्य प्रशांत तो ये बोलते हैं, ये गुरुजी तो ये बोलते हैं, लेकिन जब मेरी बात मेरी बीवी से होती है तो मुझे कंट्रोल नहीं होता, संभाल नहीं पाता हूँ। और वो अब 10 साल से मेरे पीछे पड़ी है, मेरी जान ले रही है, तो गुरुजी मुझे आप बचाइए। और गुरुजी क्या बताते हैं? आत्म कभी मरता नहीं, वृत्तियों की जन्म बार बार होती है, लेकिन वो वृत्ति जब बीवी मेरे ऊपर डालती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन हम बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। अब आदमी मेडिटेशन में बैठ गया तो उसको क्या ख्याल आ रहा है? बाइक खरीदनी चाहिए मुझे, और बाइक में पहाड़ों में जाना चाहिए, क्योंकि इनसिक्योरिटी है, उसको भरना होगा। या शायद काम का ओवरलोड है, मुझे ट्रैकिंग करना चाहिए, शॉपिंग करना चाहिए, लेकिन अंदर का जो डैम बनाना है, इमोशनल डैम, वो अभी तक काम ही नहीं चालू हुआ उसके ऊपर। ऐसे लोग 2 तरह के होते हैं। एक जो मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, अलग अलग तीर्थ यात्रा करते हैं, और दूसरे जो गुरुओं के पास जाते हैं और अपने इमोशंस को वहां पर वेंट करने की कोशिश करते हैं। बिफोर मेडिटेशन कम्स इमोशनल मास्टरी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी जिनोगा के मिलने के बाद। मुझे लगता है उसी दिन मैं अलग ही आदमी हो गया, अलग स्पीसीज हो गया। सबसे पहला स्टेज मेडिटेशन नहीं है। सबसे पहला स्टेज है आप अपने माइंड को पहले ध्यान से देख करके समझ सकें कि ये क्या चल रहा है मेरे माइंड में। इसलिए अर्जुन को कृष्ण ने ये नहीं कहा कि जाओ लड़ो, पहले क्या कहा? जिसको मार रहे हो वो कौन है उसको देखो। बॉडी मरती है, आत्मन नहीं मरती। और आत्मन भी ये नहीं कहा कि आत्मन है, ये आत्मन है, ये नहीं है। उन्होंने कहा ये 3 गुण हैं जो अलग अलग रूप लेते हैं। पूरी बहस चली है, और वो बहस केवल एक चीज के बारे में है, इमोशनल मास्टरी। कि अगर तुम डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, अपने भाइयों को मारने में परेशान हो रहे हो, इसका मतलब तुम इमोशनली अनस्टेबल हो। क्लियर परसेप्शन आपके अंदर तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। कंटिन्यूअसली ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आप परेशान हुए, खट से अंदर में अलर्टनेस आ जाए, रुको। जैसे पेट्रोल खत्म होता है तो गाड़ी में ब्लिंक होता है, बैटरी खत्म होती है तो लाल जल जाता है। ऐसे ही आपके अंदर में जैसे इमोशंस डिस्टर्ब हुए, खट से आप अलर्ट हो जाएं कि यार कुछ गड़बड़ है, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। और अगर बात करनी है तो किसी स्पेशलिस्ट से बात करनी है, क्योंकि जो इमोशनली रिएक्टिव ब्रेन होता है, वो सिचुएशन एक्चुअली अपॉर्चुनिटी की है। उसको क्या दिखाई दे रहा है? फियर। वो असल में एक रिलेशनशिप का मौका था जहां पर मैं आपको हेल्प कर सकता था, किसी के पास ले जाता, वो आपको हेल्प करता, स्पेशलिस्ट, लेकिन वो बन गया डिवोर्स। हमारे ब्रेन में ये कमजोरी है या ताकत है, दोनों। जब हम खेल खेलते हैं ना, क्रिकेट खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो हम अपने आप को एक नकली इमोशनल स्टेट देते हैं कि एक बॉल में छक्का मारा तो हम खुश हो जाते हैं, या वीडियो गेम में हमको पॉइंट्स मिले तो बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे ही हम अपने आप को एक इवेंट को अलग अलग तरीकों से एक्सपीरियंस करने के लिए ट्रेंड है। तो इमोशनली हम चीज़ों को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं, उसको क्लियर भी कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है रियल एवोल्यूशन। सचमुच का ट्रांसफॉर्मेशन ये पूछ करके नहीं होता है कि मैं अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करूं, बताइए। अब नहीं, आपको पूछना होगा क्या मैं अपने अंदर चलने वाले इमोशनल स्टेट को समझ सकता हूं, क्या मैं उसको रेगुलेट कर सकता हूं, इससे पहले कि मैं उसको किसी और को दिखाऊं। इसलिए मैं जब कभी आप लोगों से बात करता हूं और जब मैं परेशान होता हूं तो मैं बात नहीं करता हूं। जब उसमें से निकल जाता हूं तब मैं बोलता हूं ये हुआ था, मौज आ गई, ये हो गया, वो हो गया। बट जब तक डिस्टर्ब्ड है तब तक वो मेरा काम है। मेरे अंदर की जितनी कृष्णमूर्ति बोलते थे, ऑब्जर्व द फियर, अलोननेस को अच्छे से ध्यान से देखो, बिकॉज वही है जो आपको बॉडी के स्टेट से बाहर ले जाएगी। इससे पहले कि हम अपने इमोशनल स्टेट को वर्बलाइज करें, किसी और को दें, क्या मैं उसको समझ सकता हूं और क्या मैं उसको रेगुलेट कर सकता हूं, ये पूछिए। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख लेते हैं, यही है मैच्योरिटी। ये आपके लिए सीढ़ी है नेक्स्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंचने के लिए। इसीलिए हमने ज़ेनेबाई स्टार्ट किया, ताकि आपको केवल मोटिवेशन ना मिले,
हम आपको सिखा सकें कि इमोशंस कैसे काम करते हैं, इमोशनल लूप कैसे काम करता है, कैसे इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है और कैसे आपके इमोशंस आपके परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और कैसे आप कॉन्शियसली अपनी स्टेट्स को रेगुलेट कर सकते हैं। आज बहुत से आप सब लोग बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर ही नहीं पाएंगे। आपकी हालत ऐसी है, आपको गाड़ी में बिठा दिया गया और शीशा बंद है और आपको चाबी दे दी गई, एक्सीलेटर है, यहाँ वहाँ से देख ताक करके आप गाड़ी चला रहे हैं। अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका रिलेशनशिप सफ़र करेगा, आपके डिसीजंस गलत होते रहेंगे, आप क्लैरिटी ला ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए और आपका मेडिटेशन जब भी आप करने की कोशिश करेंगे शैलो होगा। ज़ेनोगा कहती है सेक्शन 1 आपका एक इमोशनल नर्वस सिस्टम है। अगर आप सेक्शन 2 भी खोलना चाहते हैं तो पहले नो मैन्स लैंड क्रॉस करिए, ये बहुत लंबा स्टेज है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपना रेशियो को 2482 रेशियो है, इमोशंस 4 है, सेक्सुअलिटी 8 है, इंटेलिजेंस खाली 2 है। इसको चेंज करके क्या करना पड़ेगा 5221, जहां पर आपका इंटेलिजेंस 5 होता है, इमोशन और एस सेंटर 2 होता है। ये इमोशनली रेगुलेटेड माइंड होता है। गंदे पानी में आपको कुछ साफ साफ दिखता नहीं, पहले पानी को छोड़ दीजिए, गंदगी को नीचे सेटल होने दीजिए, तब आपको साफ साफ दिखेगा, तब जाकर के मेडिटेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी फीलिंग्स को अगर शेयर करना है तो उससे स्ट्रेंथ तो होती है रिलेशनशिप में, लेकिन डंपिंग से नहीं होती। और 90% लोगों को इसका डिफरेंस भी नहीं पता। ये वही डिफरेंस है जहां पर आप कह सकते हैं कि ये आदमी इमोशनली मैच्योर है, ये नेक्स्ट ह्यूमन स्पीसीज है, क्योंकि एआई केवल उन्हीं को परेशान और उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर पाएगी जो इमोशनली डिस्ट्रॉयबल हैं, जो जब डिस्टर्ब होते हैं तो ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका उनको वैलिडेशन चाहिए, और दूसरे वो हैं जो आगे ले जाएंगे ह्यूमन स्पीसीज को। और यही वो जगह है जहाँ पर रियल स्पिरिचुअलिटी भी शुरू होती है। नहीं तो आप खाली कल्ट बनाएंगे। कुछ लोग हैं जो आपको इमोशनली कंट्रोल करेंगे और आप उनको फॉलो करेंगे और आपके घर में अशांति, गरीबी, परेशानी चलती रहेगी। डंपिंग एंड इमोशनल रेगुलेशन, इन दोनों को अच्छे से अपनी लाइफ में देखने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको चेंज होना है दोस्तों, तो ZMI हमारा प्रोग्राम है जिसमें पर्सनल मेंटरिंग हम लोग करते हैं सेलेक्टेड लोगों के साथ में। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।